बच्चों, आज की क्लास में अपन थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीति विचारधाराएं और पाश्चात्य विचारक में प्लेटो का अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अपन देखेंगे। प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो क्या कहता है, और जो मैंने अब तक बताया उसके हिसाब से जो दार्शनिक राजा यानी दार्शनिक शासक है उसके निर्माण का उद्देश्य प्लेटो का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और राज्य चूंकि वो आदर्शवादी था तो एक आदर्श राज्य यानी शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना उसके उद्देश्य था। और इसलिए उसने दार्शनिक शासक के निर्माण की बात कही है। हम सभी जानते हैं कि दार्शनिक शासक जो है वो प्लेटो ने जिन मानवीय तीन प्रकार के मानवीय गुणों की चर्चा की, जिसमें रीजन, करेज और स्पिरिट एंड एपेटाइट यानी कि तर्क या विवेक, शौर्य या साहस और एपेटाइट यानी लालसा। इसके आधार पर तीन प्रकार के गुणों की चर्चा की उसने और तीन प्रकार के नागरिकों की का विभाजन किया: दार्शनिक शासक, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब दार्शनिक शासक जो है उसके उसके अंदर उसका निर्माण कैसे होता है तो वो भी अपन ने देख लिया कि वो एक शिक्षा की पद्धति है, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो सभी के साथ होती है, 18 से 20 साल, फिर 20 से 30 साल तक जो है वो अपने ज्ञान की दार्शनिक शासन के ज्ञान की प्राप्ति करता है। फिर 35 साल से 50 साल तक वो शासन करता है। 50 साल के बाद पुनः वो दर्शन की शिक्षा में लग जाता है इत्यादि। तो ये शिक्षा की जो व्यवस्था थी प्राथमिक और उच्च, उसके आधार पर एक संपूर्ण शिक्षित दार्शनिक शासक बनेगा, कर्तव्यनिष्ठ शासक बनेगा। और साथ ही जो न्याय, जो साम्यवाद है उसकी पालना होगी। उसके आधार पर दार्शनिक वर्ग बनेगा, दार्शनिक शासक बनेगा और फिर वो न्याय करेगा। न्याय का सिद्धांत भी अपन ने देख लिया। तो उस दार्शनिक शासक के गुण क्या होंगे, दार्शनिक शासक यानी दार्शनिक राजा का गुण क्या क्या होगा, उस गुणों को बिंदुवार अपन देखते हैं। सबसे पहले वो विवेकी होना चाहिए। विवेक का रीजन यानी कि तर्क में बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। और इसलिए एक जो उसके विश्लेषक हैं जैसे मैक्सी, वो कहता है कि सच्चा दार्शनिक जो ज्ञान से प्रेम रखता है और जो सभी प्रकार की भावनाओं और स्वार्थ से मुक्त होता है वही एक सच्चा दार्शनिक शासक हो सकता है प्लेटो के अनुसार। तो विवेकशील होना चाहिए उसे, रीजन और तर्क में ऊपर होना चाहिए। फिर वो सत्य का एक पोषक हो, सत्य का अनुगामी हो, ऐसा भी कहा। और क्योंकि सत्य का अनुगामी होगा, सत्य को का व्यवहार करेगा तो वो न्याय कर सकेगा। और ध्यान रहे कि आदर्श राज्य में न्याय एक अहम सिद्धांत है। न्याय होना चाहिए। और न्याय क्या है वो मैंने बताया था पिछले व्याख्यान में कि मानव सभी नागरिकों, सभी वर्गों को अपने स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों के आधार पर अपने कर्तव्यों का, निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन ही न्याय है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ही न्याय है। तो उस न्याय का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार लागू होगा वो भी दार्शनिक शासक करेगा। और ये गुण उसमें होना चाहिए। ये गुण तब होगा जब वो स्वयं सत्य का अनुगामी हो, सत्य का प्रयोग करता हो। एक और गुण जो है वो है निस्वार्थ, यानी कि प्लेटो के दार्शनिक शासक को निस्वार्थी होना चाहिए, यानी स्वार्थ। और इसलिए प्लेटो ने जिस साम्यवाद के सिद्धांत की चर्चा की है असल में दार्शनिक वर्ग को निस्वार्थी बनाने का ही है। क्यों? क्योंकि उसको एक तो संपत्ति का साम्यवाद कहा उसने, यानी कि दार्शनिक शासक को स्वयं अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। सेकंड, कि उसको अपना परिवार और अपने पत्नी यानी कि परिवार रखने का की छूट नहीं होगी। वो अपना व्यक्तिगत, क्योंकि उससे वो उसमें स्वार्थ जागृत हो सकता है। और इसलिए उसने कहा है प्लेटो ने कि उसको ना तो दार्शनिक वर्ग को ना तो संपत्ति, ना ही अपना परिवार यानी अपने बच्चे और अपनी पत्नी इत्यादि रखना होगा। उससे शादी भी नहीं कर सकते।
तो निस्वार्थ होने का ये, और एक और आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण यानी कि वो इतना आत्मनियंत्रित हो कि वो त्रुटि नहीं करे, शासन में त्रुटि नहीं करे। अपने जीवन का संचालन अगर वो स्वयं करता है तो किस प्रकार वो अपने जीवन में त्रुटिहीन शासन दे सकता है, और एक तरह से उदाहरण पेश कर सकता है अपने नागरिकों के लिए। ये एक छोटा सा पॉइंट और वो मेंशन करता है प्लेटो कि उसकी स्मरण शक्ति श्रेष्ठ हो, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होनी चाहिए, और वो ऐसी स्मरण शक्ति होगी तो वो शासन के विभिन्न पहलुओं का बहुत अच्छे से उसको लागू कर सकता है, और अपने शासन में लगे हुए जो उसके अधीनस्थ हैं उनको भी नियंत्रित कर सकता है। और फिर अंत में प्लेटो एक और इसका करता है कि वो दार्शनिक शासक का स्वभाव जो है वो उग्र नहीं होना चाहिए बल्कि शांत होना चाहिए, क्योंकि उसको अपने विवेक से निर्णय लेना है, और वो विवेक से निर्णय उग्रता के आधार पर नहीं लिया जा सकता। तो दार्शनिक शासक को शांत होना चाहिए, और इसलिए प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की है उसमें दार्शनिक शासक के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, और रिपब्लिक में ही आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य की चर्चा है, ये ध्यान रहे, रिपब्लिक ध्यान रहे। और रिपब्लिक में इस आदर्श राज्य के जिन जिन सिद्धांतों की मैंने चर्चा की वो भी याद रहे। प्रश्न अलग से भी बन सकता है, शिक्षा के ऊपर, न्याय के ऊपर, साम्यवाद के ऊपर, या आदर्श राज्य की एक समालोचना के रूप में बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी अलग अलग बिंदु से हो सकते हैं। और इसलिए प्लेटो जो है, प्लेटो ही कहता है इसलिए दार्शनिक शासक के लिए कि आप जो जो नॉलेज इज वर्चू, यानी जो वर्चू इज नॉलेज, यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये दार्शनिक शासक के ऊपर लागू होता है। सद्गुण ही ज्ञान है, और ये होना चाहिए दार्शनिक शासक के अंदर, उसके अंदर तार्किक और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अब दार्शनिक शासक के कर्तव्य क्या क्या है इसकी भी चर्चा वो करता है प्लेटो। और प्लेटो ने कहा है, भाई प्लेटो ने जो रिपब्लिक में अपना उल्लेख किया है उसमें विस्तृत रूप से दार्शनिक शासक की कर्तव्यों की चर्चा की है। जो एक का बिंदु है वो है राज्य में निर्धनता को रोकना, है ना, निर्धनता को रोकना, यानी कि जो शासित वर्ग है, जो प्रजा है, जो जनता है, वो दरिद्रता से ग्रस्त न हो सके, इसलिए उसको रोकना है। और साथ में और भी कि अतिशय धन के प्रवेश को भी रोकना है, क्योंकि धन की वजह से जो वैमनस्य उत्पन्न होता है, परस्पर विलासिता और आलस्य उत्पन्न होता है, वो राज्य के लिए ठीक नहीं है, ये भी कहा। फिर राज्य की सीमा की वृद्धि और कमी, इसको भी, इसकी निगरानी करना, यानी कि राज्य की सीमा को बहुत अधिक न बढ़ाया जाए और उसकी सीमा को कम भी ना होने दिया जाए, यह भी एक गुण है, प्रमुख गुण है, प्रमुख कर्तव्य है दार्शनिक शासक का। फिर न्याय के शासन को बनाए रखना, न्याय की भावना अक्षुण्ण होनी चाहिए, न्याय बहुत जरूरी है प्लेटो के आदर्श राज्य में। तो न्याय के प्रशासन को कायम रखना कैसे होगा, इसको सुनिश्चित करना। और फिर एक प्रमुख कर्तव्य है शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से उसको संचालित करना। शिक्षा व्यवस्था प्लेटो का के राज्य में, आदर्श राज्य की एक ऐसी व्यवस्था है जो अनवरत एक नागरिकों का निर्माण करती है। उस नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था की जो भूमिका है, प्राथमिक से लेकर और उच्च और फिर फर्दर, यानी कि वो तो प्लेटो तो कहता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत की व्यवस्था है, और दार्शनिक शासक तो दार्शनिक शासन करने के बाद भी उस शासक वर्ग को दर्शन की शिक्षा में लग जाना चाहिए। तो इस तरह के प्लेटो की आदर्श व्यवस्था का में के अंदर दार्शनिक शासक के कर्तव्य है। प्लेटो के दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की बहुत आलोचना भी हुई है। आलोचकों में कार्ल पॉपर और क्रॉसमैन इत्यादि ने खूब सारी इसकी आलोचना की है। पॉपर ने उसको प्रथम फांसीवादी भी कहा, निरंकुश शासन का आरोप लगता है इसके ऊपर, नागरिक स्वतंत्रता और
के हनन का आरोप लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने संपत्ति और परिवार का साम्यवाद कहा। फिर उसके बाद लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत की अवहेलना भी होती है। और फिर इसके बाद कई लोग कहते हैं कि जो नागरिकों का वर्गीकरण किया है, दार्शनिक वर्ग और सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये बहुत न्यायोचित और बहुत तार्किक नहीं है, इसमें विरोधाभास भी है। और अंततः प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, कहा जाता है कि वो रियलाइज यानी कि उसको वास्तव में वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह तो काल्पनिक ही है। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो नहीं पाया जा सकता है। इसलिए अरिस्टोटल अरस्तु जो है उसके शिष्य ने कहा कि वो काल्पनिक है, इसलिए उसका सेकेंड बेस्ट स्टेट की भी उसने अवधारणा दी है। तो कुल मिलाकर इन आधारों पर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी होती है, समालोचना लिखनी चाहिए अपने उत्तर में। फिर इसके आगे और अपन देखेंगे।